विमला अपनी बहू निशा को शादी के 1 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए बोलती है। अरे बहू, तुझे तेरी शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। जुग जुग जियो। शुक्रिया सासू माँ। बहू, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अरे मुझे तेरा शुक्रिया नहीं, इस घर का चिराग या चिंगारी चाहिए। 1 साल हो गया शादी को, बच्चा कब करेगी? अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? जब भगवान ने चाहा बच्चा भी हो जाएगा। अरे बहू, भगवान के चाहने से कुछ नहीं होता, मियाँ बीवी के चाहने से होता है। क्या माँ जी, आप भी। दोनों सास बहू की कानाफूसी के बीच वहाँ विमला का बेटा सागर और पति आकाश आता है और दोनों सास बहू को ऐसे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए देखकर बोलते हैं। अरे सुबह सुबह क्या बात हो रही है सास बहू में? हमें भी बता दो, हम भी जरा हंस लें। वैसे पत्नी जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी जी। अरे आज तुम्हारी सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारक हो शादी की सालगिरह। खूब तरक्की करो, खुश रहो। हाँ, यही आशीर्वाद देना, इसके अलावा तो कोई आशीर्वाद बचा ही नहीं है आपके पास। अरे भाग्यवान, अब आशीर्वाद में भी तुमने वैरायटी बना रखी है क्या? सुबह सुबह बस अपना ये टेप रिकॉर्डर लेकर चालू हो जाती हो। नाश्ता करवा दो जरा, काम पर जाना है। हाँ, बस नाश्ता ठूसो और जाओ इस घर से। किसी और बात की तो कोई चिंता ही नहीं है तुमको। चल बहू, इनको नाश्ता करवाएं। दोनों सास बहू रसोई की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी दोनों की तबीयत खराब होती है और दोनों अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने अपने बाथरूम में जाती है, जहां दोनों के पीछे पीछे उनके पति भी जाते हैं। कुछ देर में दोनों बाहर आती हैं और उनको देखकर आकाश और सागर बोलते हैं। क्या हुआ आखिर आप दोनों को, वो भी एक साथ? जरूर हमारे पीछे कुछ खाया होगा मंगवाकर, जो हजम नहीं हुआ। हाँ सागर बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। ये घर रहकर यही तो करती होंगी, चटपटा सा कुछ बनाकर अकेले खाती होंगी। चुप रहिए आप। इतने में वहाँ विमला की बेटी टीना आती है, जो पेशे से डॉक्टर होती है। वो अपनी माँ और भाभी की ये हालत देखकर उन्हें सोफे पर आराम से बैठाकर उनकी नस चेक करती है, जिसके बाद वो थोड़ी हैरान होकर बोलती है। भैया और पापा, मुबारक हो, आप दोनों पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ और पापा आप दादा, कितनी खुशी की बात है। अरे बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। सच्ची बहू, तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं क्या जो मैंने कहा? अरे भाई, तू और पापा आप दोनों बाप बनने वाले हैं। इसका मतलब भाभी के साथ साथ माँ भी प्रेग्नेंट है। क्या? ये सुनकर विमला और आकाश की आंखें तो शर्म से झुक जाती है, लेकिन सागर और निशा भी उनसे नजरें मिलाने में शर्माते हैं और इस विषय पर बिना कोई बात किए अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही विमला अपनी बेटी टीना से बोलती है। टीना बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे इस उम्र में मुझे दादी बनना चाहिए, ना कि माँ। दोबारा चेक कर, कोई गलती हुई होगी। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, देखकर बता देती हूँ। फिर भी आपको डाउट है तो चलो मेरे हॉस्पिटल, वहाँ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ चलो विमला, एक बार कंफर्म करके आते हैं, क्या पता कोई गलती ही हुई हो। विमला और आकाश टीना के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, तो दूसरी तरफ निशा अपने कमरे में आकर अपने पति आकाश से बोलती है। वाह जी वाह, पहले मेरे पीछे पड़ जाती है कि वो बच्चा दे बच्चा दे, और मैंने देने में देर क्या कर दी तो उन्हें खुद को ही प्रेग्नेंट कर लिया। देख रहे हो ना अपनी माँ के कारनामे। यार तुम चुप रहो, अभी मैं कितना खुश था कि मैं पापा बनने वाला हूँ, लेकिन अब भाई भी बनने वाला हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे दोस्त मुझे ताने मारेंगे कि तेरे मम्मी पापा इस उम्र में भी जवान हैं। यार कितनी शर्म आएगी मेरे को। वही तो आज ही माँ जी कह रही थी मुझे कि बेटा, बच्चा भगवान की मर्जी से नहीं, मियाँ बीवी की मर्जी से होता है। और देखो, हो गया मियाँ बीवी की मर्जी से बच्चा। यार तुम चुप रहो ना थोड़ी देर। निशा और सागर विमला के माँ बनने से खुश नहीं थे, तो वहीं विमला भी हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाकर बाहर इंतजार कर रही होती है और अपने साथ बैठे आकाश से बोलती है। कितनी बार बोला था आपको कि बत्ती जला कर सो, लेकिन नहीं, आपको तो बंद करनी होती है। अब इसमें बत्ती का क्या कसूर? क्योंकि बत्ती के बंद होने पर आप जो चालू हो जाते हैं, इसलिए अब आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। अरे इसमें शर्मिंदगी क्या, मेरी पत्नी हो तुम। अब मैं तुमको माँ नहीं बनाऊंगा तो क्या पड़ोसन को बनाऊंगा। इतने में ही वहाँ टीना आती है
जो विमला की माँ बनने की खबर को रिपोर्ट्स के मुताबिक सच बताती है। ये सुनकर विमला बहुत दुखी होती है। उसको उदास देखकर टीना बोलती है, माँ, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? देखिए माँ, माँ बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया है। नहीं बेटा, इस उम्र में माँ बनना सौभाग्य की नहीं दुर्भाग्य की बात है। चुप रहो, बेकार ही इतना सोच रही हो। चलो घर चलो। विमला आकाश और टीना के साथ घर आ जाती है और अब गुजरते वक्त के साथ दोनों साथ में खट्टी कैरी खाती तो कभी मिट्टी के बर्तन। ऐसे ही गर्भावस्था के दौरान गोंद के लड्डू खाने अच्छे होते हैं, तो उसको याद करते हुए निशा बोलती है, अरे सासू माँ, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में गोंद के लड्डू खाना अच्छा होता है। हाँ बहू, अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उस लड्डू को बनाने में। पता है, जब सागर होने वाला था तो मेरी सास ने मुझे बना कर दिए थे। सही है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी थी। मेरी कितनी खराब है। जब मेरी बारी आई सास के हाथों के गोंद के लड्डू खाने की तो मेरी सास ही प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर विमला की आंखें शर्म से झुक जाती है। साथ ही इस बात से आकाश को भी बहुत बुरा लगता है। प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे होने पर वो दोनों अपना बच्चा गिराने की सोचते हुए बोलते हैं, अरे भाग्यवान, अब तो मुझसे भी ये घर वालों के और बाहर वालों के ताने नहीं सुने जाते। मेरे सभी दोस्त मुझे इस उम्र में बाप बनने के लिए छेड़ते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इस उम्र में माँ बाप बनना बहुत शर्म की बात है। हमारे बच्चे ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे तो बाकी लोग क्या करेंगे? क्यों ना हम इस बच्चे को गिरा दे। वैसे भी बहू तो माँ बनने ही वाली है। हम दादा दादी बनकर उसके बच्चे को खिलाएंगे या माँ बाप बनकर अपने बच्चे को। इस समय ये मुमकिन होगा? मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ। बच्चों की खुशी के लिए हमें ये करना ही होगा। पर इस नन्ही सी जान को कैसे मार सकते हैं हम? इसमें इसकी क्या गलती है? इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है विमला, तुम बैठो, मैं बात करके आता हूँ। आकाश अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात करता है, जिसके बाद वो सब कुछ फाइनल करके अगले दिन की अपॉइंटमेंट लेता है। साथ ही घर में किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन आकाश विमला को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन आकाश का दोस्त गलती से घर फोन करके टीना को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर टीना गुस्से में अपने भाई के कमरे में जाकर उससे बोलती है, भाई भाभी, पता है माँ पापा अपना बच्चा गिराने गए हैं, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से। और इतना ही नहीं, माँ को इस उम्र में बच्चा गिराने से जान का खतरा है, लेकिन फिर भी वो चली गई। क्या माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुमने उनको रोका क्यों नहीं? अरे उन दोनों को अपने बच्चों की फिक्र है कि उनके इस उम्र में माँ बाप बनने से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए माँ अपनी जान को खतरे में डालकर उस नन्ही सी जान को मारने के लिए तैयार हो गई। माँ, हमारी वजह से आप अपनी और अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रही हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर इन सब में किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हमने ही अपने माँ बाप को नहीं समझा तो ये समाज कैसे समझता? पर अब मैं रोकूंगा माँ को ये सब करने से। इस दुनिया में मेरा बच्चा और मेरा भाई या बहन जो भी हो एक साथ आएंगे। कोई कुछ बोलकर तो दिखाए। सागर, टीना और निशा एक साथ हॉस्पिटल में जाते हैं और अपनी माँ को बच्चा गिराने से रोक लेते हैं। साथ ही उनसे अपने किए की माफी मांगकर उनको घर वापस लाते हैं, जहाँ कुछ महीने बाद सास एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है तो बहू एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। मेघापुर गांव में काली घटा छाई हुई थी। तेज तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेट रहे थे। राधा भी जल्दी से आंगन में बने चूल्हे को ढकती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं घर में लिपाई किए, ठीक से सूखी भी नहीं है, और अब अगर बारिश आ गई तो सब बह जाएगा। इतना कहकर राधा फटाफट से बाकी का काम खत्म करती है। तभी उसकी बेटी सोनिया उसके पास आकर कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितने काले बादल छाए हैं। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। मैं तो बारिश के पानी में खूब नहाऊंगी। बेटा, ज्यादा नहीं आएगी तो बीमार हो जाएगी। वैसे भी तुझे सर्दी जल्दी लग जाती है। राधा इतना बोल ही रही थी कि तभी जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है और टिप टिप बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है।
जिसे देखकर राधा कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो तेज होती जा रही है, हमारा मिट्टी का घर तो बह जाएगा। भगवान, हम गरीबों पर और हमारे मिट्टी के घर पर थोड़ा तो रहम कर। सोनिया बेटा जल्दी कर, जितना हो सकता है चीजों को ढक दे। हाँ हाँ माँ ठीक है, पर माँ वो देखो वहाँ से पानी टपक रहा है और वहाँ से भी, और वहाँ से आप पानी रोकने के लिए बर्तन रखो, मैं सामान ढकती हूँ। राधा छत से टपकते हुए पानी को घर में फैलने से बचाने के लिए बर्तन रखती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सोनिया कहती है, माँ देखो बारिश रुक गई, अब जल्दी ही धूप आ जाएगी, पर हमारे घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया, हर तरफ मिट्टी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हाँ बेटा क्या करे, अभी 2 दिन पहले ही लिपाई की थी और बादल छाने की वजह से अच्छे से सूखी भी नहीं थी, और आज यहाँ बारिश हो गई। सारी मेहनत पर बारिश फिर गई। अब जब तक धूप नहीं आती तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकलती है और हर तरफ बारिश की वजह से हुआ कीचड़ सूख जाता है। ऐसे ही एक शाम जब राधा का पति मोहन घर आता है तो राधा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि छत का कुछ किया जाए, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ जानता हूँ राधा, पर क्या करूँ, इतनी महंगाई में घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इस गरीबी में कुछ समझ ही नहीं आता है कि अपने खाने का बंदोबस्त करे या फिर अपने घर को ठीक करे। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। कोई बात नहीं राधा, बरसात आने से पहले हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, जिससे कम से कम हमारा मिट्टी का घर बहने से बच जाए। जी ठीक है, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राधा की बात सुनकर मोहन हाथ मुंह धोने चला जाता है और राधा जल्दी से सभी के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है, बारिशों का मौसम पास आने लगता है। राधा की अपनी मिट्टी के घर को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जहां मोहन मजदूरी का काम किया करता था, वहां उसे सीमेंट के खाली कट्टे नजर आते हैं। तभी वो अपने ठेकेदार विनोद के पास जाकर कहता है, ठेकेदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मोहन, क्या हुआ? साहब, यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे खाली कट्टे पड़े हुए हैं, क्या मैं उनको घर ले जा सकता हूँ? पर तुम उसका क्या करोगे? साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कोई पक्का घर नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का घर है बस। बारिश का मौसम आने वाला है, बस अपने घर को बहने से बचाने के लिए चाहिए। ठीक है मोहन, ऐसी बात है तो ले जाओ, पर देख लेना ये सब सही हालत में नहीं है, कुछ बीच बीच में से फटे भी हुए हैं। कोई बात नहीं साहब, वो सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है मोहन, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और शाम को अपनी मजदूरी खत्म करने के बाद वो सीमेंट के खाली कट्टे अपने साथ बांधकर अपने घर लाता है। तभी सोनिया अपने पापा को आवाज लगाकर कहती है, पापा ये सब क्या है, आप ये क्यों लेकर आए हैं? बेटा, अपने घर की रक्षा करने के लिए लेकर आए हैं। सच में पापा, पर वो कैसे? बेटा, मैं और तेरी माँ इन सीमेंट के खाली कट्टे से अपने मिट्टी के घर के कपड़े सी लेंगे, जिससे आने वाली बरसात के मौसम में घर का नुकसान होने से बच जाए। सच में पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगी हमारे मिट्टी के घर के कपड़े बनाने के लिए। हाँ बेटा ठीक है, जरूर मदद करना। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद राधा और मोहन मिलकर सीमेंट के खाली कट्टों को काट कर सीधा करते हैं और फिर सुई धागे की मदद से एक कट्टे पर दूसरा कट्टा जोड़ देते हैं और ऐसे ही जोड़ते हुए वो एक खुली सी तरपाल सिल देते हैं। तभी सोनिया कहती है, पापा अब तो हमारे घर के कपड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं, अब तो हम अपने घर को कपड़े पहना देंगे, जिससे हमारा मिट्टी का घर बारिश में बहने से बच जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अब हमारा मिट्टी का घर बच जाएगा। जी हमने तरपाल सिल तो लिया है, बस अब इसे लगाना है और बाकी फिर हमारी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ राधा, अपने मिट्टी के घर को बचाने के लिए जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। जी जी सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर राधा और मोहन मिलकर अपने सीमेंट के कट्टे से बनाए हुए तरपाल से अपने घर की छत को ढक देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और बरसातों का मौसम शुरू होता है, पर राधा और मोहन की मेहनत से बनी तरपाल से कुछ हद तक उनके मिट्टी के घर की रक्षा हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं, पर कुछ वक्त बाद लगातार बारिश की वजह से तरपाल फटनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मोहन और राधा को फिर से परेशानी थी। ऐसे ही एक रात तेज बारिश में घर की छत फिर टपकती है
और छत से टपका पानी जमीन पर सोई सोनिया पर जाकर गिरता है और तभी राधा उस टपकते पानी के नीचे खड़ी हो जाती है और सोनिया पर पानी की बूंदें गिरने से पहले रोक लेती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे राधा, ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? रुको, मैं सोनिया को सरकाकर थोड़ा उधर कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कच्ची नींद है, अभी उठ गई तो सो भी नहीं पाएगी और थोड़ा भीग जाऊंगी तो क्या हुआ, हम तो परेशानी झेल ही रहे हैं, कम से कम हमारी बच्ची तो आराम से सोए। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। ऐसे ही रात बीत जाती है और बारिश भी बंद होती है। पर रात भर की बारिश के बाद से तरपाल की हालत खराब हो चुकी थी और बारिश फिर से शुरू होती है और मोहन का मिट्टी का घर टपकने लगता है और कुदरत के इस कहर के आगे बेबस राधा और मोहन कुछ नहीं कर पाते। अपने घर की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर विनोद आकर कहता है, मोहन, हमें बाकी लोगों से पता चला कि तुम्हारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से तुम काम पर भी नहीं आ पा रहे हो। इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद साहब, क्या आप मेरे मिट्टी के घर को बचा सकते हैं? हाँ मोहन, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुम्हारी मदद करके सच में दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर विनोद मोहन के कंधे पर हौसले भरा हाथ रखता है, जिसके बाद विनोद मोहन के मिट्टी के घर की छत को टीन से कवर करवाता है और साथ ही उसके घर में ईंटों का फर्श भी डलवाता है। राधा और मोहन दोनों मिलकर विनोद का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं और अब बारिश आने पर मोहन के घर की छत नहीं टपकती और ना ही घर में कीचड़ होता और मिट्टी के घर में बरसात की रात आराम से गुजरने लगती।